हेलो एवरीवन। हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा डच तक कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद आज एक अलग ही टॉपिक लेके आए हैं जो आपके स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा? आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, बुक का भी कुछ है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें कंटेंट है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं सारी बातें छोड़ के। हमारा क्या है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत में, हम पार्ट वाइज करेंगे। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जैसे पार्ट 1 भाई, इसमें हम देख रहे हैं कि भाई आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। राजकीय अभिलेख, अन्य स्रोत, पूरा लेखीय सामग्री, राजकीय अभिलेखों की जो 4 श्रेणियां होती हैं उनके बारे में करेंगे। केंद्रीय सरकार के पूरा लेख, ठीक है, ये सब हम करेंगे। टाइप होते होते पता नहीं क्या क्या टाइप हो जाता है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? राज्य सरकारों के पुरालेख हो गए, आपके न्यायिक अभिलेख हो गए, प्रकाशित अभिलेख हो गए, उनके निजी पुरालेख हो गए, प्रमुख उदाहरण हो गए। और पार्ट 3 में क्या करेंगे? विदेशी संग्रहालयों के पुरालेख सामग्री, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, अमेरिका, पाकिस्तान, जो वहाँ पे हमारे अभिलेख देखने को मिलते हैं और कौन सा अभिलेख कहाँ पर रखा है, ये सब चीज़ करेंगे। और पार्ट 4 में आपके जैसे जीवन साहित्य, जीवनियाँ आ गई, मेमोरीज आ गई, जो आपके संस्मरण होते हैं, यात्रा वृतांत आ गए, भाई कौन कौन से यात्री आए थे आधुनिक टाइम पे। हम यहाँ पे पाषाण काल या आपके एशियंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। कभी आप ये लेके आओ जॉन ब्रूस और वो नहीं, आधुनिक इतिहास चल रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात करेंगे। व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व और प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ। तो देखिए, हमारा पहला ही टॉपिक क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। देखो, आधुनिक भारत के इतिहास लगभग हम कब मानते हैं? जब आपके औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, हम ये मानते हैं कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड तब से स्टार्ट था। बट कुछ लोग मानते हैं कि जब आपके वास्को डी गामा प्रस्थान करें किया उसके बाद का, कुछ लोग 1600 का मानते हैं, कुछ लोग 1657 में जब आपका प्लासी वार हुआ उस चीज़ को मानते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग 1707 ईस्वी के स्वतंत्रता तक का टाइम पीरियड हम देखेंगे। इसका अध्ययन जिन प्रमाणों, अभिलेखों, दस्तावेजों, पुस्तकों, पत्रों, सरकारी रिकॉर्ड और जितने भी आपकी एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं उसके बेस पे किया जाता है और उन्हें भारतीय इतिहास के क्या बोला जाता है? स्रोत कहा जाता है। देखो, जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, जब ये लिखने पे आए इसके बारे में, तो भारत में यूरोपियन के आगमन के साथ ना केवल उनके उपागम, उपचार और तकनीक, बल्कि जो उनके ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी काफ़ी चेंजेस को ऐसे फील किया गया था। शायद कोई भी ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होगा या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे आपकी 18th सेंचुरी या 20th सेंचुरी तक के बीच का जो जितनी भी ऐतिहासिक सोर्सेज हैं वो सिर्फ भारत के ही आपको ज़्यादातर प्रचुरता में देखने को मिलेंगे। और जो हमारा आधुनिक भारत है, इसके इतिहास के निर्माण में आपके जो राजकीय अभिलेख हैं विभिन्न लेवल पे, विभिन्न स्तरों पर, जैसे सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज हो गए, या उनको क्या दिया जाता है? फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास के प्रमुख जो स्रोत हैं उनमें हमारे कौन से आ जाते हैं? गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जो आपके राजकीय अभिलेख हैं, अन्य समकालीन स्रोत हो गए, हमारे पुरालेखीय सामग्री होगी, न्यायिक अभिलेख हो गए, प्रकाशित अभिलेख हो गए, निजी अभिलेख जो व्यक्तिगत पर्सनल उसके होते हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट वगैरह हो गए या कुछ भी हो गए, विदेशी अभिलेख हो गए, जीवनी संस्मरण, यात्रा वृतांत हो गया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं होंगे और मौखिक और साहित्यिक स्रोत, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा राजकीय अभिलेख। देखो, राजकीय अभिलेख अगर हम लोग देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अभिलेख हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख, वो कब से कब तक माने जाते हैं? 1600 से 1857। क्योंकि 1857 के बाद तो आपका किसका शासन आ गया था? क्राउन का शासन आ गया था। ताज शासन स्टार्ट हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन 1600 से लेकर 1857 तक किसका राज चल रहा था? किसका टाइम पीरियड चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का।
तो जो इनके अभिलेख है इस टाइम का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे एक तो आपका जो ये व्यापार करने आए थे, व्यापार की जितनी भी दशाएं हैं उनका काफ़ी वर्णन हमें देखने को मिलता है। और हाँ, एक सच ये भी है कि ब्रिटेन की जो आपकी वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मीलों दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी एक राजनीतिक सर्वोच्चता भी स्थापित की थी हमारे भारत पे। व्यापार करने आई थी, कितने मील दूर है, हजारों मील दूर है, लेकिन फिर भी भारत इतना बड़ा देश है, वर्ल्ड की 7th बड़ी कंट्री, और उस टाइम तो और भी बड़ी थी भाई, आपका ब्रह्मा था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ठीक है। ये इतना जो हमारा था, इस पर इन्होंने राजनीतिक सर्वोच्चता भी तो स्थापित की थी, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी, जो पूरी तरह आपके किन पे होना चाहिए था भाई, पेपर्स पर था, बिल्कुल कागजों पर था। और हर एक नीति लिखित में होती थी, जो भी आपके लॉ मेकिंग होते थे, जो भी कानून बनते थे, विधि विधान थे, जो भी नीति होती थी, वो आपके रिटन एविडेंस के रूप में रखे जाते थे। और वो ही आपके क्या होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, उन्हीं को बोला जाता है, ताकि जो वो व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, या किसी से परामर्श कर रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं, या आपके जो गुप्त पत्र होते हैं, सीक्रेट पेपर्स होते हैं, या जो आपके पत्राचार हैं, उनके माध्यम से होता था। इसके रिलेटेड आप कल्पना क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों का हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास ये ऐतिहासिक सामग्री, इसमें वृद्धि हुई है। जो आपके राजकीय अभिलेख हैं, इसमें आपके जैसे निदेशक मंडल, ठीक है, निदेशक मंडल हो गया, आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके संबंध में हमें देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के जितने भी लेवल थे उन सबको शामिल कैसे किया। और जब आपका ब्रिटिश क्राउन प्रशासन आया 1857 के बाद, कि उन्होंने भारतीयों को कैसे संभाला, और इतनी भी बड़ी मात्रा में जो उन्होंने अलग अलग तरीकों के गवर्नमेंट रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। जो ये अभिलेख है, इनका परीक्षण करके हम स्टेप वाइज हर एक जो मुख्य घटना है या जो डेवलपमेंट है उसको हम समझ सकते हैं। और जितने भी नीति निर्माताओं, जितने भी थे हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे, इनके जो प्रक्रियाओं का हम क्या कर सकते हैं, अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अलावा जैसे आपकी और भी यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इनके भी तो अभिलेख 17th और 18th सेंचुरी में आपकी हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी अगर हम प्राइमरी लेवल पे देखें, प्राथमिक तौर पर देखें, तो जो हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री थी, यानी कि आर्थिक इतिहास थी, उसके लिए भी तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि जब अंग्रेज आए तो भारत अकेला वर्ल्ड का 25% ट्रेड करता था, और गए तब कितना करता था, खुद सोचो कितना करता होगा, ठीक है, 5 बिलो आ गया था। खुद सोच सकते हो कि किस हद तक लूट खसोट हुई थी। तो इन सब की जो व्यवस्था है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, ठीक है। राजकीय अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे विश्वसनीय और प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार प्रशासन, ये तो हो गया आपका 1857 के बाद, और ये चला कब से, 1600 से लेके 1857 तक। ब्रिटिश शासन तो बाद में आया ना। जो इनके रिटन एविडेंस है उस पर ये आधारित है अभिलेख। प्रत्येक विभाग अपने कार्य का एक लिखित रिकॉर्ड रखता था, एक रिटन एविडेंस रखता था, जितने भी उनके विभाग थे। जैसे कोई भी आपके सरकारी आदेश हो गए, या पत्राचार हो गए, रिपोर्ट हो गए, आपकी मैपिंग होगी, सर्वेक्षण हो गए, या कोई गोपनीय पत्र हो गए, और प्रशासनिक दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते थे इनमें। इनसे शासन की नीतियों का पता चलता है, प्रशासन कैसे होता है इस सब का पता चलता है, हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, व्यापार कैसे होता था, राजनीतिक घटनाएं कैसे घटित हुई। इन एविडेंस की वजह से तो हमें पता चलता है, इन अभिलेखों की वजह से तो हमें पता चलता है। तो जो आपके राजकीय अभिलेख हैं, ये अगर हम इनमें माने तो देखो, जैसे कई सारे, अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें,
जैसे आपके वृतांत हो गए या जीवन साहित्य हो गए, यात्रा वृतांत भी हो गए। इनमें 18th और 19th सेंचुरी के जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था, इसमें हिस्ट्री को है ना काफ़ी दिलचस्प बना दिया। अब जो जिसको भी रिसर्च करनी होती है वो क्या करता है, इन जो ये अभिलेख हैं उनको पढ़ता है, वहाँ से एविडेंस लेते हैं, यही चीज़ है। तो देखो उसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, उसमें हम सबसे पहले करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख। क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख करेंगे। जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख थे, हम सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख 1600 से 1857 तक के व्यापार और जो उनका प्रशासन था उसका विस्तृत विवरण हमें किस में मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख में मिलता है। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने भारत में कैसे अपना प्रशासन स्थापित किया, और जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उनको उन्होंने रिटन एविडेंस के रूप में सेफ रखा। जो भी शासन का लगभग संपूर्ण जो काम होता था वो पत्राचार द्वारा संचालित होता था। कंपनी के अभिलेखों से निम्न विषयों की जानकारी मिलती है। किस किस चीज़ की जानकारी मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। फिर उन्होंने अपनी कूटनीति से, युद्ध से, कर व्यवस्था से, भूमि व्यवस्था से क्या किया, हम पर प्रशासन किया, अपना शासन स्थापित किया हम लोगों पर। फिर भारतीय राज्यों के जो संबंध थे इस बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। ठीक है, आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अभिलेख ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ से आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई, और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, आजकल वो चीज़ नहीं है कि हम 10 ईयर PYQ उठाएं और कर ले, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता जा रहा है, थोड़ा डीपली क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो कुछ भी छोड़ने का है ही नहीं। ठीक है, छोड़ेंगे ही नहीं तो जाएगा कहाँ पे, अपने पास ही आएगा। तो देखो जो हमारे थे ये रिकॉर्ड्स वगैरह, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख आपको समझ में आ गए। फिर देखिए आगे क्या है, ब्रिटिश शासन में अभिलेखों की वृद्धि कैसे हुई। देखो जो 1858 का टाइम था, क्योंकि 1600 से 1857, मैं बार बार में क्यों कह रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना चला रही थी, लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति हुई उसके बाद 1858 एक्ट के थ्रू हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हमारे यहाँ पर ताज शासन स्थापित हो गया था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन स्थापित हो गया था, महारानी का क्राउन शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, तो जो 1858 में है जो शासन कर रही थी कंपनी, उससे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाने के बाद अभिलेखों की संख्या में क्या हुई, काफ़ी संख्या बढ़ गई, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। जैसे आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, आपका भारत सचिव, भारत परिषद, गवर्नर जनरल, वायसराय, प्रांतीय सरकारें, जिला प्रशासन, ये जितने भी लेवल थे उनका रिकॉर्ड एक प्रॉपर वे में सेफ रखा गया। ठीक है, तो देखो 1858 में शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जाने के बाद कब गया, 1858 में अभिलेखों की संख्या बढ़ी। विशेष रूप से जो आपके राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल थे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, हमारे भारत के पहले भारत सचिव कौन थे अंग्रेजों के टाइम के, बताना मुझे कमेंट करना। भारत परिषद थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे। जो आपके गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय, पहले वायसराय कौन थे, प्रांतीय सरकारें और जिला प्रशासन, सभी स्तरों पर रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखे जाने थे। इन सब के बताना भाई कौन थे फर्स्ट, कमेंट करना। ठीक है, अब देखो इन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलेगी, सबसे पहले कि भाई इनकी जो ब्रिटिशर्स थे, इनके अधिकारियों की सोच क्या थी, ब्रिटिश शासन की कार्य प्रणाली क्या थी, कानून का निर्माण कैसे कर रहे थे, भारतीय समाज की स्थिति उस टाइम क्या हो गई थी, विद्रोह और आंदोलन कैसे हो रहे थे,
ठीक है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सैन्य नीति क्या अपना रहे थे, ये सब चीज़ का क्या है, इन सब चीज़ों का हमें एक सीरीज में ज्ञान प्राप्त होता है, क्रमबद्ध तरीके से हमें हर चीज़ का पता चलता है इस सब के बारे में। फिर देखिए अन्य यूरोपियन कंपनियों के अभिलेख। अन्य यूरोपियन कंपनी कौन कौन सी थी, जैसे आपकी पुर्तगाली आई, डच आए, फ्रांसीस आए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का तो आपको पता आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें आप देखेंगे तो जैसे 17th और 18th सेंचुरी में तो आपके पुर्तगाली तो 1498 में आ गए थे, 1500 में, ठीक है, आपके वास्को डी गामा प्रस्थान कर चुके थे, 1505 में तो आपके वहाँ गवर्नर भी बन गए थे, ठीक है, कौन थे, अल्मेडा थे। जैसे भाई जैसे समुद्री व्यापार कैसे होता था, यूरोपियन प्रतिस्पर्धा जो इनके बीच में अंग्रेज फ्रांस से लड़ रहे हैं, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, डचों से लड़े, इन सब के बारे में, भाई भारतीय बंदरगाह कैसी थी उस टाइम, जो यूरोप में आपस में भिड़ रहे थे सब, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सब चीज़ें, और उस टाइम का जो आर्थिक इतिहास था, इन सब का इस चीज़ में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगर हम अन्य रिसोर्सेज की बात करें, अन्य स्रोतों की बात करें, तो सरकारी अभिलेखों के अलावा भी हमारे पास और भी ऐसे एविडेंस हैं या ऐसे सोर्सेज हैं जहां पर हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो आपका सिलेबस है या आपका अध्ययन है जिसको हम पढ़ते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपकी जीवनियाँ होगी, आत्मकथाएं होगी, उनकी मेमोरीज होगी, यात्रा वृत्तांत हो गए, साहित्यिक रचना होगी, निजी पत्र हो गए, पत्रिकाएं होंगे, समाचार पत्र हो गए, इन सब का भी तो अपना अपना महत्व है कि उस टाइम का समाज कैसा था, उस टाइम धार्मिक स्थिति कैसी थी, एजुकेशन सिस्टम पे क्या काम चल रहा था, संस्कृति कैसी थी हमारी, हमारा जनमत क्या था, सामाजिक सुधार कैसे हुए, जैसे आपके राजा राम मोहन राय हुए, बहुत ऐसी चीज़ है, राष्ट्रीय चेतना कैसे जागी, इनका वास्तविक चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होता है। खासकर आपका जो 19th और 20th सेंचुरी थी, इस टाइम पे भारत के जो सामाजिक इतिहास के लिए ये काफ़ी अत्यंत उपयोगी टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, पुरालेखीय सामग्री की बात करते हैं, ठीक है। पुरालेखीय सामग्री क्या होती है, वो दस्तावेज होते हैं जिसे कोई भी सरकार होगी या कोई संस्था होगी, कोई कार्यालय हो गया या कोई फैमिली हो गया, कोई बिजनेस हो गया या व्यापार हो गया या व्यक्ति अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और उसे फ्यूचर के लिए सेफ रखता है। इसका महत्व क्यों है, पुरालेखों का महत्व क्यों है भाई? ऐतिहासिक घटनाओं में जो सच्चाई थी वो सिद्ध होती है, मूल प्रमाण प्राप्त होते हैं, इतिहास लिखना अधिक विश्वसनीय बनता है। प्रशासनिक विकास का अध्ययन किया जाता है भी, उस टाइम पे प्रशासनिक विकास कैसे हो रहा था, और भविष्य में जो भी रिसर्चर होते हैं उस पर भाई उनको अपने कार्य करने में सहायता मिलती है। फिर बात आती है कि जो हमारा आधुनिक काल है, इसके राजकीय पुरालेखों की कितनी श्रेणियां हैं, इसके पुरालेखों की कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकारों के पुरालेख, मध्यवर्ती और अधीनस्थ कार्यालयों के पुरालेख और न्यायिक अभिलेख। तो राजकीय पुरालेखों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 4 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकारों के पुरालेख, मध्यवर्ती और अधीनस्थ कार्यालयों के पुरालेख और आपके न्यायिक अभिलेख। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसके अलावा जैसे हमारे कोई भी प्राइवेट चीज़ हो, कोई भी हमारी निजी अभिलेख हो गए या विदेशों में सुरक्षित अभिलेख भी आधुनिक इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा माना जाता है? आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स माने जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? राजकीय अभिलेख। और जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख है वो कब से कब तक का हमें टाइम पीरियड बताते हैं? 1600 से 1857 तक का टाइम पीरियड बताते हैं। जो कंपनी का संपूर्ण प्रशासन था वो रिटन रिकॉर्ड पर आधारित था, यानी कि लिखित अभिलेखों पर आधारित था ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी उनका प्रशासन था। और ब्रिटिश शासन में अभिलेखों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भारत सचिव, आपके गवर्नर, वायसराय, ये सब भी तो इंक्लूड हो गए थे,
ठीक है। इसलिए ब्रिटिश शासन जब 1858 में स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्या हुआ भाई, आपके अभिलेखों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली और हर एक सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अपना एक अलग अलग रिकॉर्ड रखता था। यूरोपियन कंपनियों के अभिलेख जैसे आपकी 17th और 18th सेंचुरी के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। पुरालेख भविष्य में शोध कार्यों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। पुरालेखीय सामग्री मूल ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है, हमारी प्राइमरी ऐतिहासिक सोर्सेज माने जाते हैं। आधुनिक काल में हमारे राजकीय अभिलेखों की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं अभी हमने की है, कौन कौन सी हैं? केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकारों के पुरालेख, मध्यवर्ती और अधीनस्थ कार्यालयों के पुरालेख और न्यायिक अभिलेख। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमारा क्या, कि केंद्र सरकार के पुरालेख यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चीव्स क्या हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख अब हम देखते हैं तो जो हमारा मॉडर्न इंडिया था, या हम ये कह दें कि आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में केंद्र सरकार के पुरालेख सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक स्रोत हैं, जिसमें उसमें पहला आपका कौन सा आ जाता है, राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है? ये हमारा न्यू दिल्ली में है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में है आपका राष्ट्रीय अभिलेखागार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 1891 में। कहाँ हुई थी, इस चीज़ को याद रखना। ट्रांसफ़र हुआ था ये दिल्ली में, आज के दिन दिल्ली में है, बट इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आपके कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। जो आपका नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी और 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद इसको दिल्ली लाया गया था। कब लाया गया था? 1911 में। बट इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय अभिलेखागार को दिल्ली कब ट्रांसफ़र किया गया? 1911 में किया गया, जब राजधानी ट्रांसफ़र हुई थी। इसका आज के दिन एट प्रेजेंट क्या नाम है? इसका नाम है नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो देखिए, राष्ट्रीय अभिलेखागार जो हमारा नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया है, इसमें कौन कौन से आपके रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार में लगभग आपके 18th सेंचुरी के मध्य से यानी कि 1858 से वर्तमान तक के लाखों अभिलेख सुरक्षित हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है क्या? पब्लिक डिपार्टमेंट के अभिलेख यानी कि लोक विभाग के अभिलेख। हम सबको पता है कि 1773 में आपका एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके प्रशासनिक व्यवस्था में जो चेंजेस हुए उसका विवरण हमें देखने को मिलता है। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि कर दी थी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर के ही अंडर आपके कौन कौन से डाल दिए थे? बम्बई और मद्रास। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की क्या होगी? पावर बढ़ गई, इसकी तो पावर बढ़ गई। केंद्रीय शासन की क्या हुई? सेंट्रलाइजेशन। ये क्या चीज़ है? अगर एक के हाथ में पावर आ जाए तो वो क्या होता है? केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई थी। तो केंद्रीयकरण की शुरुआत, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? केंद्रीय शासन की शुरुआत, सेंट्रलाइजेशन की नींव पड़ी थी और कंपनी प्रशासन का विकास हुआ। आपके बंगाल, बम्बई, मद्रास के प्रशासन का विवरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि 1773 के बाद के जो भी आपके प्रशासनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आपका पब्लिक डिपार्टमेंट अभिलेख है, यानी कि लोक विभाग के अभिलेख हैं। 1773 के बाद के जितने भी आपकी प्रशासनिक हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1857 के बाद, यानी कि जब क्राउन शासन स्टार्ट हुआ, उसका प्रशासनिक अभिलेख।
इन अभिलेखों में हमें किस किस की जानकारी मिलती है? भाई कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1857 की क्रांति में, और ब्रिटिश क्राउन की क्या हो गई थी? स्टार्टिंग हुई थी। क्राउन का शासन, कंपनी का शासन अंत, और क्राउन शासन की स्थापना, जिसको हम ताज शासन भी बोलते हैं, महारानी जी का ताज शासन। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस का विकास हुआ। स्थानीय स्वशासन हो गया आपका भारतीयकरण हो गया, प्रांतों का जो पुनर्गठन हुआ था उसके बाद का हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक सुधार कैसे हुए, इस चीज़ का हमें देखने को मिलता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा सर्वेक्षण अभिलेख। सर्वेक्षण अभिलेख क्या था भाई? आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत में एक साइंटिफिक सर्वेक्षण करवाया था, एक साइंटिफिक सर्वे करवाया था, वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया था। जैसे आपका राजस्व सर्वेक्षण क्या है, रेवेन्यू सर्वे, हमारा लैंड सर्वे करवाया था। जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1871 में ना। आपका फिर कृषि सर्वेक्षण हो गया, जैसे एग्रीकल्चर सर्वे हो गया, हमारे फॉरेस्ट सर्वे हो गए, हमारे मिनरल सर्वे हो गए। इनसे भारत की, इनको किस चीज़ की जानकारी प्राप्त चली कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सर्वेक्षण अभिलेख से। फिर ब्रिटिश शासन में एक और चीज़ आई भाई, इन्होंने बड़े जोर शोर से नक्शे तैयार करवाए, जिससे सीमाओं की जानकारी पता चली। सड़कें, रेल मार्ग, नहरें, नदियां, बंदरगाह, सैनिक छावनियां, जो भी चीज़ थी, इन सब के नक्शे तैयार करवाए। और फिर हमारे सचिवालय अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपके मंत्रालयों का पत्राचार क्या है, सरकारी आदेश क्या होते थे, गोपनीय रिपोर्ट, विभागीय टिप्पणियाँ, प्रशासनिक निर्णय। जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीति समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किस में मिलता है? हमें सचिवालय अभिलेख में देखने को मिलता है। फिर बात आ जाती है राज्य सरकारों के पुरालेख। राज्य सरकारों के पुरालेख क्या है कि भाई हर एक राज्य का अपना एक अभिलेखागार होता है। इनमें मुख्यतः अभिलेख सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जैसे आपका संयुक्त प्रांत था भाई, मध्य प्रांत था, पंजाब था, बम्बई था, मद्रास था, बंगाल था, इन सब के प्रशासनिक अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? राज्य सरकारों के पुरालेख, यानी कि हर एक स्टेट का अपना एक पुरालेख होता है, वहाँ पर आपको ये एविडेंस देखने को मिलते हैं। वैसे ही दूसरे नंबर पे हमारी जो देसी रियासतें थी, कितनी थी 1947 से पहले? देसी रियासतें लगभग 565 थी। ठीक है, देसी रियासतें थी, जिसमें से आपके तीनों ने क्या किया था? साइन नहीं किया था। JNK, और कौन थे आपके? साउथ के थे। मुझे कमेंट करना कौन थे आपके? निजाम, मैं बता देती हूँ, निजाम थे एक। ठीक है, आपका हैदराबाद हो गया, जैसे हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, तो 1947 से पहले हमारे जो प्रिंसली स्टेट थी वो कितनी थी? देसी रियासतें कितनी थी? 565 देसी रियासतें थी। और जैसे ही हमें फ्रीडम मिली, इसके बाद अभिलेख संबंधित राज्यों में सुरक्षित कर दिए गए थे। जो वहाँ के जितने भी अभिलेख थे उन सब को आपके जो स्टेट का पुरालेख होता है वहाँ पर उनको जचा दिया था। वहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है भाई? राजाओं का शासन कैसे था, उनका प्रशासन कैसे था, उनका टैक्स सिस्टम कैसे था, उनकी सेना कैसी थी, उनकी न्याय व्यवस्था क्या थी, और ब्रिटिशर्स के साथ उनके संबंध कैसे थे। ऐसे तो हम गुलाम नहीं बने। जब हमको एक होकर लड़ना चाहिए था उस टाइम हम क्या कर रहे थे? हम एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, और आज भी यही हालात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? विदेशी प्रशासन से संबंधित अभिलेख। जैसे आपके पुर्तगाली शासन कैसे हुआ, डच का शासन, फ्रांसीसी शासन। ठीक है, इन सब के भी तो दस्तावेज हमें सुरक्षित रखे गए हैं इन सब चीज़ों में। फिर जैसे हमारा ब्रिटिश द्वारा जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया भाई? जैसे जैसे जो इनके हत्थे चढ़ता गया एरिया, उनको ये अपने एरिया में मिलाते गए, अपने प्रांतों में मिलाते गए। तो यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि चाहे सहायक संधि के थ्रू लगा लो, या आप बाय वॉर लगा लो, आपसी भिड़ंत करवा के लगवा लो, कैसे भी लगवा लो,
कि ब्रिटिशर्स ने जिन जिन राज्यों को अपने अंदर मिला लिया था, अपने क्षेत्र में मिला लिया था, उनके प्रशासनिक अभिलेख भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राज्य अभिलेखागारों का महत्व। क्या महत्व है, क्यों अध्ययन किया जाता है भाई? स्थानीय इतिहास हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा सामाजिक इतिहास हमें पता चलता है, हमारा आर्थिक इतिहास हमें पता चलता है, हमारी भूमि व्यवस्था का हमें पता चलता है कि कैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, कैसे आपकी और सिस्टम था, कैसे बंगाल में आपका सूती वस्त्र का कारोबार इतना होता था। हमारे इन सब चीज़ों का एविडेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसानों की स्थिति क्या थी, कौन सा कैसे टैक्स व्यवस्था थी आपकी, कैसे एजुकेशन सिस्टम था। जैसे 1833 के बाद जैसे इन्होंने बनाया था कि भी हम 1 लाख रुपए आपके लगाएंगे 1833 के एक्ट से। ठीक है, न्याय व्यवस्था कैसी थी। 1773 में जैसे इन्होंने 1774 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी आपके बंगाल में, कलकत्ता में। फिर इन्होंने देखा कि भाई ये तो सब घोचपोच हो गया। फिर उसको इन्होंने क्या किया, 1781 में चेंज किया। ठीक है, प्रशासनिक परिवर्तन कैसे हुए, इन सब की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने जो देखा, जो आपके राष्ट्रीय अभिलेखागार थे हमारे, नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। क्या नाम था? इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था। और 1911 में जब दिल्ली ट्रांसफ़र हुई, हमारी राजधानी कलकत्ता से जब दिल्ली को बनाया गया राजधानी, उसी टाइम राष्ट्रीय अभिलेखागार का भी ट्रांसफ़र हो गया था आपके 1911 में न्यू दिल्ली में। तो अभी तक हमने जो देखा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो, हमने देखा कि 1773 के बाद के प्रशासन का सबसे बड़ा सोर्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? लोक विभाग के अभिलेख में। फिर हमने देखा कि 1857 के बाद जब आपका ब्रिटिश क्राउन शासन स्टार्ट हुआ था, प्रशासनिक सुधारों के प्रमुख स्रोत हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? केंद्रीय अभिलेख में। भारत का वैज्ञानिक सर्वेक्षण ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। हमारे जो राज्य अभिलेखागारों में पूर्व ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के अभिलेख क्या हैं? सुरक्षित हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, थोड़ा और रिकॉल करना है तो देख लेंगे। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अभिलेखागार कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। पहले का नाम क्या था? इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था। 1773 के बाद प्रशासनिक इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या था? लोक विभाग के अभिलेख थे। 1857 के बाद के प्रशासनिक विकास का अध्ययन कहाँ देखने को मिलता है? केंद्रीय अभिलेखों में किया जाता है। ब्रिटिश काल में भारत का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया गया था। राज्य अभिलेखागार स्थानीय इतिहास के अध्ययन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। देशी रियासतों कितनी थी टोटल? देशी रियासत भारत आजाद हुआ था 565 थी। कितनी थी? 565 थी ना। तो जो देशी रियासतों के अभिलेख स्वतंत्रता के बाद राज्यों में सुरक्षित रखे गए। ब्रिटिश शासन के नक्शे ऐतिहासिक भूगोल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। केंद्रीय सचिवालयों के अभिलेख प्रशासनिक नीतियों को समझाने के लिए विश्वसनीय स्रोत हैं। आई गेस आपको रिकॉल हो गया होगा सारा। अब हम बात किसकी करते हैं? अब हम बात करेंगे जुडिशियल रिकॉर्ड्स की, यानी कि आपके जो न्यायिक अभिलेख हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। न्यायिक अभिलेख क्या है? इतिहास के प्राथमिक और विश्वसनीय स्रोत हैं भारतीय इतिहास के। इनसे ब्रिटिश भारत की न्याय व्यवस्था, उनका प्रशासन, हमारी सोशल लाइफ, हमारी इकोनॉमिक लाइफ, जितनी भी ये परिस्थितियाँ थी और जितने भी कानूनों के विकास का इसमें क्या मिलता है? हमें सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इन अभिलेखों में हमें हमारा न्यायिक प्रशासन क्या था उस टाइम, कानूनों का विकास क्या था, सामाजिक आर्थिक दशा क्या थी हमारी, ठीक है, अपराध और दंड व्यवस्था क्या थी, ब्रिटिश न्याय प्रणाली क्या कर रही थी उस टाइम, जनता
एवं शासन के संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम इसमें प्रमुख जुडिशियल रिकॉर्ड की बात करें, इम्पोर्टेंट जुडिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें, प्रमुख न्यायिक अभिलेखों की बात करें, तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, मद्रास के मेयर कोर्ट के अभिलेख। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन आया था क्या, कब हुआ था, कब बनाया गया था ये, 1689 में। मद्रास का मेयर कोर्ट कब बनाया गया था, 1689। क्वेश्चन क्या आया था कि मद्रास में मेयर कोर्ट कब बना था, 1689 में बना था। इसमें जितने भी हमारे भारत के पहले के न्यायिक अभिलेख सारे यहाँ पर शामिल हैं, और जो भी हमारा साउथ इंडिया की न्याय व्यवस्था थी उसके महत्वपूर्ण स्रोत हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1776 में हुई थी। किस एक्ट के थ्रू हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत हुई थी। 1774 में स्थापित हुआ था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। और मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1689 में हुई थी, ठीक है। मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1689 में हुई थी। ये एग्जामिनर बार बार में पूछ रहा है, तो इसको रट्टा मार लो, याद कर लो, मेरे साथ याद कर लो। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट 1774, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। मद्रास के मेयर कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1689 में हुई थी। और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की 1774 में हुई थी। किस एक्ट के थ्रू हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर हुई थी। जो हमारा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है ये भारत का पहला सर्वोच्च ब्रिटिश न्यायालय था, ठीक है। क्या था ये, भारत का पहला सर्वोच्च ब्रिटिश न्यायालय था। इसके अभिलेखों से हमें बंगाल की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिर बम्बई मेयर कोर्ट कब बना आपका, 1728 में। बम्बई मेयर कोर्ट कब बना, 1728 में। और मद्रास मेयर कोर्ट कब बना, 1689 में। बम्बई मेयर कोर्ट कब बना, 1728 में। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कब बना, 1774 में, ठीक है। बम्बई में जो आपका मेयर कोर्ट के अभिलेख है, यहाँ से हमें महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में ये सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें मेयर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अभिलेख उपलब्ध हैं। फिर हमारा कौन सा आ जाता है, जो हमारी सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत होती थी, जो जहाँ पे आपके सिविल कोर्ट बोल देते हैं आज के दिन हम, दीवानी मामले देखे जाते थे, सिविल मामले देखे जाते थे, फौजदारी मुकदमे हो गए, आपके भूमि विवाद से रिलेटेड हो गया, रेवेन्यू के उससे हो गया रिलेटेड, और न्यायिक सुधार की बात करते थे। इन अभिलेखों का संरक्षण कहाँ किया गया है, इन अभिलेखों का संरक्षण है आपके कोलकाता उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में किया गया है इनका संरक्षण, ठीक है। देखो न्यायिक अभिलेखों का महत्व क्यों है, सोचो क्यों है भाई। न्याय व्यवस्था के विकास का अध्ययन हमें देखने को मिलता है, सामाजिक समस्याओं की हमें जानकारी मिलती है, आर्थिक विवादों के विवरण का पता चलता है, ब्रिटिश कानूनों के प्रभाव का अध्ययन हमें इस चीज़ में करते हैं, प्रशासनिक सुधारों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिश्ड रिकॉर्ड की, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशित अभिलेख। क्या होते हैं प्रकाशित अभिलेख, वो सरकारी अभिलेख जिन्हें जनता अथवा शोधार्थी, कौन होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उपयोग हेतु प्रकाशित किया गया और प्रकाशित अभिलेख कहलाते हैं। जैसे आपके थीसिस हो गए, पब्लिश्ड रिकॉर्ड क्या होते हैं, थीसिस हो गए आपके, वही चीज़ है। और जो ये आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, जैसे आपका सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ पब्लिश रिकॉर्ड की, तो पहले हमारा क्या आ जाता है, संसदीय पत्र आ जाता है। संसदीय पत्र, पार्लियामेंट्री पेपर्स आ गया। इसमें आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तो रिपोर्ट शामिल होती है, ब्रिटिश संसद की रिपोर्ट शामिल होती है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, प्रशासनिक प्रतिवेदन है और आयोगों की रिपोर्ट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे हमें कब से लेके कब तक के बीच का टाइम पीरियड देखने को मिलता है, 1801 से 1907 के बीच प्रकाशित संसदीय पत्र आधुनिक भारत के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, इस चीज़ को याद रखना। फिर हमारा आ जाता है गवर्नमेंट गजट, जैसे हम कहते हैं ना कि हरियाणा गवर्नमेंट गजट में हरियाणा देखने को नहीं मिलता, गवर्नमेंट गजट में हमको क्या देखने को मिलता है, हरियाणा,
कहते हैं ना हरियाणा देखने को मिलता है हमें। वैसे ही गवर्नमेंट गजट में आपके जो जितने भी सरकारी आदेश थे, जो भी आपके एक्ट्स आए, जो भी आपके नियम आए, जो भी नियुक्तियां हुई थी, अधिसूचनाएं जारी हुई थी या सरकारी निर्णय लिए गए थे, ये सारे आपके गवर्नमेंट गजट में आपको देखने को मिलता है। फिर आ जाता है विधानमंडलों की कार्यवाही। इसमें आपका जो भी लॉ मेकिंग का काम होता था, डिबेट्स होती थी या प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे या जो भी सरकारी नीति बनती थी, उन सब चीज़ों के हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रकाशित अभिलेखों का महत्व क्यों है भाई, एक तो प्रशासनिक इतिहास की जानकारी मिलती है, हमारे संवैधानिक विकास की जानकारी मिलती है, स्टैट्यूटरी बॉडी की हमें पता चलता है कि क्या हमारा संवैधानिक विकास था, कानूनों का विकास का पता चलता है, सरकारी नीतियां, शासन प्रणाली, इन सब की हमें किस में मिलती है, पब्लिश रिकॉर्ड में ही जानकारी मिलती है। फिर हमारे आ जाते हैं प्राइवेट आर्चीव्स या निजी पुरालेख। निजी पुरालेख क्या होते हैं, कोई भी निजी व्यक्ति हो गया, कोई फैमिली होगी या कोई संस्था होगी, उद्योगपतियों या व्यापारिक संगठनों तथा उनके सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित रखे गए दस्तावेज किस में आते हैं, निजी पुरालेख कहलाते हैं। जैसे इसमें आपका भाई कोई भी व्यक्तिगत पत्र हो गया, आपकी किसी की डायरी मिल जाए या किसी की मेमोरीज हो, किसी के निजी दस्तावेज हो या उनका फैमिली रिकॉर्ड हो, संस्थागत अभिलेख हो या व्यापारिक अभिलेख हो, यही तो निजी पुरालेख होते हैं। निजी पुरालेखों का महत्व क्यों है भाई, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, कौन कौन से नेशनल मूवमेंट्स हुए थे। सामाजिक सुधार आंदोलनों का पता चलता है कि भाई राजा राम मोहन राय थे, हमारे आर्य समाज की स्थापना कैसे हुई थी, इन सब चीज़ों की जो भी चीज़ें बनी थी, नेशनल हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके अधिवेशन हुए थे, धार्मिक आंदोलन हुए थे, भाई आर्य समाज की स्थापना हुई आपके, और शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, उद्योग व्यापार कैसे बढ़ा कैसे घटा, राजनीतिक गतिविधियां क्या थी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे निजी पुरालेखों में आपको एक तो बैंकों के अभिलेख देखने को मिलते हैं, व्यापारिक घरानों के अभिलेख देखने को मिलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख देखने को मिलते हैं, कांग्रेस नेताओं के जो निजी पत्र थे वो देखने को मिलते हैं, स्वतंत्र सेनानियों के पत्राचार देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि आपका जो नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय है, जिसको हम क्या बोलते हैं, NMML, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है पहले तो ये बताओ। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है ये लाइब्रेरी, कहाँ पर है भाई, न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर बहुत सारे नेताओं के निजी पत्र सुरक्षित रखे गए हैं। अगर आप जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी जगह है, जाके देख के आओ, कुछ चीज़ सीख के ही आओगे, ठीक है। जैसे देखो भाई, अगर हम अब बात करें, निजी पुरालेख हमने कर लिए, अब हम बात करते हैं फॉरेन आर्चीव्स की, यानी कि विदेशी अभिलेख कौन से थे। भारत का जितना भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड लगा लो, इससे रिलेटेड चीज़ लगा लो, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड्स हैं आज भी हमें फॉरेन कंट्रीज़ में उनके अभिलेखागारों में, उनके संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं, जहाँ से हमें भारत की राजनैतिक, आर्थिक, उनके उपनिवेशिक, जैसे कॉलोनी आपकी कॉलोनी आई थी, वैसे कैसे कैसे कॉलोनी बनी, कैसे कैसे क्या चीज़ हुई, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं ये। जैसे हम पहले देखते हैं ब्रिटेन के अभिलेख। ब्रिटेन के अभिलेख में ब्रिटेन में भारत से संबंधित सबसे ज़्यादा अभिलेख उपलब्ध हैं, क्योंकि ये भाई बहुत साल शासन करके गए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी प्रमुख संस्थाएं देखें तो आपके लंदन में है, जैसे इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड। कहाँ पर है इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड, लंदन में है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स अभिलेखागार कहाँ पर है आपका, लंदन में है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख देखने को मिलते हैं। अच्छा, ब्रिटिश क्राउन कैसे स्टार्ट हुआ था, इस चीज़ की हमें यहाँ पे जानकारी देखने को मिलती है। अच्छा, ये कौन सा व्यापार करने आए थे, कैसे व्यापारिक रिकॉर्ड किया था, उस चीज़ की जानकारी मिलती है। सैन्य रिकॉर्ड की जानकारी मिलती है, राजनीतिक पत्राचार की जानकारी मिलती है। फिर दूसरा कौन सा है, ब्रिटिश म्यूज़ियम। ब्रिटिश म्यूज़ियम, यहाँ पे आपको हमारी जो पांडुलिपियाँ थी और हमारे दस्तावेज हैं वो वहाँ पे रखे हुए हैं आज के दिन, जिनको शायद हमें लेके आना चाहिए।
फिर जैसे आपका चर्च मिशनरी सोसाइटी कहाँ है? लंदन में ही है। यहाँ पे कैसे कैसे ईसाई मिशनरी भारत आए थे, उन्होंने कैसे इसका प्रचार किया था, इस सब चीज़ों की गतिविधियों के बारे में वहाँ पे एविडेंस लिखे हुए हैं, रिकॉर्ड्स हैं। शिक्षा का क्या था, सामाजिक सुधार कैसे था, भारतीय समाज कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पे रिकॉर्ड्स जो रखे हैं वहाँ से हमें काफ़ी नॉलेज देखने को मिलती है। जैसे फिर आ गया आपका फ्रांस का अभिलेख, जैसे आर्चिव नेशनल्स था जो आपका, जो कहाँ पर है? पेरिस में। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यहाँ पे हमें भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों के अध्ययन हेतु बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। फिर जैसे आपका होलैंड पहले था, आज के दिन तो वो क्या है? नीदरलैंड है। वहाँ पे जो जगह है द हेग, जहाँ पे आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो VOC थी, इसके अभिलेख सुरक्षित हैं। यहाँ पे भाई डच कैसे व्यापार करने आए, भारत यूरोप का व्यापार कैसे था, भारतीय बंदरगाहें कैसी थी, आर्थिक इतिहास कैसा था भारत का, इन सब चीज़ों के अध्ययन हमें एविडेंस वहाँ पे मिलते हैं। पुर्तगाल जैसे लिस्बन की नेशनल आर्चिव में आपको हमारे भारत के पुर्तगालियों से संबंधित, जैसे भाई इन्होंने गोवा पे कब कब्जा किया, 1610 में किया। दमन दीव कब किया था गोवा पे कब्जा? बताओ मुझे। 1510 में दमन दीव पे कब किया था? ठीक है। पुर्तगाली शासन कैसे था, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। जर्मनी भाई, जैसे भाई जर्मन फॉरेन ऑफिस में जो हमारे क्रांतिकारी थे, ठीक है, जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे, मोहन सिंह मंडार थे, इन सब चीज़ों की आपकी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका में जैसे US स्टेट डिपार्टमेंट में, जस्टिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हम अलग हुए, जब हमारा विभाजन हुआ 1947 में, तो जो आपके लाहौर रिकॉर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड थे वो अपने साथ ले गए ये लोग। पंजाब सरकार के अभिलेख इनके पास हैं। दिल्ली रेजिडेंसी जो 1804 से 1857 के जितने भी अभिलेख हैं वो आपको वहीं देखने को मिलेंगे। पेशावर कमिश्नर कार्यालय में आपको 1849 से 1900 तक के एविडेंस देखने को मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत, सीमा प्रांत में 1901 के बाद के अभिलेख देखने को मिलते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के इतिहास के अध्ययन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना अभी तक हमने किया उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो, हमने देखा कि आधुनिक भारत के न्यायिक इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका जुडिशियल रिकॉर्ड है, न्यायिक अभिलेख है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। मद्रास की कब हुई थी? 1689 में हुई थी। मुंबई की कब हुई थी? 1728 में हुई थी मेयर कोर्ट की स्थापना। प्रकाशित अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण कौन से होते हैं? संसदीय पत्र होते हैं। प्रकाशित अभिलेखों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ होती है? आपके संसदीय पत्र होते हैं। 1801 से लेकर 1907 के संसदीय पत्र सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत हैं हमारे लिए। निजी पुरालेखों में व्यक्तिगत पत्र, डायरी, संस्मरण, ये सब चीज़ शामिल होती है। नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ पर है? आपके न्यू दिल्ली में है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी हमारे जो राजनेता थे पहले उनके काफ़ी निजी पत्र रखे गए हैं। ब्रिटेन में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में आधुनिक भारत के सबसे ज़्यादा विदेशी स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। नीदरलैंड के द हेग में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपकी VOC थी, वहाँ के अभिलेख सुरक्षित हैं। और आपके पाकिस्तान के लाहौर रिकॉर्ड ऑफिस में पता है 1947 के बाद चले गए थे। अब हम बात करते हैं जीवनी साहित्य की। देखो, राजकीय अभिलेखों के अलावा हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में जीवनी होगी, आत्मकथा होगी, संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनसे तत्कालीन समाज का पता चलता है, राजनीति कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, हमारी संस्कृति कैसी थी, राष्ट्रीय आंदोलन का वास्तविक चित्र हमें प्राप्त होता है। तो हम बात करते हैं किसकी? जीवनी साहित्य, यानी कि जीवनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जब कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के जीवन का वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो आदमी खुद लिखता है अपनी जीवनी। ठीक है, बायोग्राफी क्या होती है? जब कोई दूसरा लिखता है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो खुद लिखते हैं, यानी कि आत्मकथा। ठीक है, यहाँ पे इसका महत्व क्यों है भाई? महान व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन हमें देखने को मिलता है।
राष्ट्रीय आंदोलन की जानकारी हमें प्राप्त होती है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का विवरण पता चलता है, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी पता चलती है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का, मैंने आपको बता दिया अभी, प्रत्यक्ष अनुभवों की जानकारी हमें मिलती है। राजनीतिक घटनाओं का वास्तविक चित्र हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन की अंदरूनी जानकारी हमें मिलती है। इतिहास के प्राथमिक स्रोत हमें यही हैं। फिर हमारे जो मेमोरीज होती हैं, संस्मरण होते हैं। संस्मरण क्या होते हैं भाई? किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में जो भी घटनाएं देखी गई है, मान लो मैं कोई घटना देख रही हूँ, फिर मैं उसको किसी से शेयर कर रही हूँ, किसी दूसरे से, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरीज बोलते हैं। जैसे तत्कालीन राजनीतिक वातावरण क्या था उस टाइम पे, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं जिन्होंने देखी है, जैसे हमारे दादा वगैरह देखते, उन्होंने देखा तो वो बताते थे, हमारे दादा नाना के पास बैठो आप, सब चीज़ आपको सुनने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट क्या आता है? व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व क्या है? व्यक्तिगत कोई भी लेटर हो गया, या उनकी कोई डायरी हो गया, उनकी कोई मेमोरीज हो गई, या उनका कोई भाई निजी दस्तावेज हो गया, यहाँ से हमें काफ़ी रिसोर्सेज मिलते हैं। भाई उस टाइम नेशनल मूवमेंट क्या था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की माइंड सेट क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, सामाजिक सुधार आंदोलन कैसे स्टार्ट हुए थे। जैसे आपके स्टार्ट किया किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय से स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट तो उससे पहले ही हो गया था, लेकिन ज़्यादातर स्टार्टिंग राजा राम मोहन राय के टाइम से ही बोला जाता है। धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक संगठन, शिक्षा और संस्कृति। जैसे अगर हम इसमें बात करें कि भाई अगर कुछ एग्जाम्पल्स लें तो पहले क्या मिलता है हमें? ईसाई मिशनरियों के अभिलेख, भाई शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कैसे उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया, भारतीय समाज में कैसे चेंज आया, सामाजिक सुधार कैसे हुए। फिर जैसे सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट के लेख हमें देखने को मिलते हैं। इन लेखों में सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट ले लो, सर लगाओ या ना लगाओ एज यू विश, आपको लगाना है मत लगाओ, मैं तो लगाती नहीं हूँ, ठीक है, पर करना पड़ता है भाई। जॉन शोर हो गया, चार्ल्स ग्रांट, इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उसमें बंगाल प्रशासन की हमें जानकारी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, जॉन शोर के लेखों से हमें कहाँ कहाँ की जानकारी मिलती है? बंगाल प्रशासन की जानकारी मिलती है, सामाजिक स्थिति, ईसाई मशीनरियों की गतिविधियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगर हम ट्रैवल अकाउंट्स की बात करें, यात्रा वृत्तांत की बात करें, तो भारत में जितने भी यात्री आए हैं या व्यापारी आए हैं, जो भी ईसाई मिशनरीज आए थे, इनके अधिकारियों द्वारा लिखे गए विवरण आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय समाज कैसा था ये जानकारी मिलती है, नगरों का विकास कैसा हुआ, धार्मिक स्थिति कैसे थी, जनजीवन कैसा था, कृषि कैसे थी, व्यापार कैसा था, नगरों का विकास कैसे हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी देखने को मिलती है। जैसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यात्री थे कौन? जॉर्ज फॉरेस्टर। कौन थे? जॉर्ज फॉरेस्टर। ये 1783 में इन्होंने भारत आए थे और भारत की यात्रा की थी। इन्होंने बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नदियाँ, इन सब क्षेत्रों का भ्रमण किया और भारतीय समाज और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। बट ये क्या करने आए थे कि कहाँ क्या क्या चीज़ है, ये तो ये चीज़ देखने आए थे, ठीक है, ठीक है। तो वो कौन थे आपके? जॉर्ज फॉरेस्टर। जॉर्ज फॉरेस्टर कब आए थे भारत? 1783 में आए थे। अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन यात्री लेखक हैं, किस किस देश के थे जो हमारे उस टाइम पे आए थे, और भारत आने का उनका टाइम पीरियड क्या था, उनकी बुक क्या थी और उसका विशेष महत्व क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपको बुक्स में भाई एक साथ कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, पर मैंने रेडी की हैं। तो देखो, एक थे आपके जॉन फ्रायर, इंग्लैंड के थे। ये 1772 से 1781 भारत रहे हैं, 1672 से 81। इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? अ न्यू अकाउंट ऑफ ईस्ट इंडिया एंड पर्शिया, ये इनकी बुक थी। इसमें इन्होंने औरंगजेब के काल का टाइम पीरियड बताया, उस टाइम का व्यापार का बताया और भारतीय समाज का वर्णन किया था। किसमें किन्होंने किया था? जॉन फ्रायर ने किया था, जो 1672 से 81 तक भारत में रहे थे। इन्होंने अपनी बुक, कौन सी बुक? अ न्यू अकाउंट ऑफ ईस्ट इंडिया एंड पर्शिया, ठीक है, इसमें औरंगजेब काल बताया, व्यापार और भारतीय समाज के वर्णन बताया। फिर आपके थे निकोलाओ मानुची। कौन थे? निकोलाओ मानुची। ये थे आपके इटालियन, जो 1656 से 1708 तक भारत में रहे। इन्होंने एक बुक, जिनका टाइम पीरियड था भाई ये 1656 से 1708 तक, इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? स्टोरिया दो मोगर। कौन सी थी? स्टोरिया दो मोगोर। यहाँ पे हमें कौन सा? 1656 से 1708,
औरंगजेब कब मरा था? 1707 में। इसका शासन चल रहा था आराम से। मुगल दरबार, औरंगजेब, शाहजहां और उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तृत वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? स्टोरिया दो मोगोर में। ठीक है। फिर हमारे अलेक्जेंडर हैमिल्टन स्कॉटलैंड के थे, 1688 से 1723 तक रहे। इनकी एक बुक थी कौन सी? द न्यू अकाउंट ऑफ द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज, द न्यू अकाउंट ऑफ द ईस्ट इंडीज। अलेक्जेंडर हैमिल्टन स्कॉटलैंड के थे। इनकी बुक का नाम क्या था? द न्यू अकाउंट ऑफ द ईस्ट इंडीज। यहाँ पर इन्होंने भारतीय बंदरगाह और समुद्री व्यापार का विवरण दिया। फिर थे आपके जेमेली कैरेरी। जेमेली कैरेरी इटली के थे, ये भी इटालियन थे। 1695 में भारत आए थे। इन्होंने बुक लिखी थी गैरो दल मंडो। ठीक है। यहाँ पे भारतीय समाज और उनके व्यापार का वर्णन किया है। फिर आपके कौन से थे? बाइशॉप रेगिनाल्ड हेबर। ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। ये 2 साल भारत में रहे। इन्होंने जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे शिक्षा और समाज का वर्णन किया है। इनकी बुक का नाम क्या था? नरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया। फिर थे आपके जॉर्ज फॉरेस्टर। इसके बारे में तो मैं आपको करवा ही चुकी कि 1783-84 में भारत आए थे। द जर्नी, इनकी बुक का नाम क्या था? अ जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड। बंगाल से कश्मीर होते हुए यूरोप तक की यात्रा का वर्णन किया है। फिर थे आपके विलियम होसेज, ये भी इंग्लैंड के थे, 3 साल तक भारत में रहे। इनकी बुक थी ट्रेवल्स इन इंडिया। इन्होंने बंगाल और उत्तर भारत के प्राकृतिक दृश्यों और समाज का वर्णन किया। फिर थे आपके फैनी पार्कर। फैनी पार्क्स जो ये भी इंग्लैंड के थे। ये लगभग 24 साल भारत रहे थे। और इन्होंने, इनकी बुक का नाम क्या था? वंडरिंग्स ऑफ अ पिलग्रिम इन सर्च ऑफ पिक्चर्सक्यू। यहाँ पे इन्होंने भारत की महिलाएं, हमारे फेस्टिवल, सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपके एक तो जॉर्ज फॉरेस्टर हैं, एक आपके अलेक्जेंडर हैमिल्टन हैं और जॉन फ्रायर हैं। इनको तो अच्छे से याद कर लेना, इनकी बुक वगैरह भी। ठीक है। फिर हैं आपके एमिली इंडन, ये भी इंग्लैंड के थे। इन्होंने बुक लिखी थी अप द कंट्री। इन्होंने गवर्नर जनरल ऑकलैंड के साथ भारत की यात्रा की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जनरल ऑकलैंड के साथ भारत की यात्रा किन्होंने की थी? जिन्होंने उत्तर भारत का वर्णन किया था वो कौन थे? एमिली इंडन। और एक आपके हैं विक्टर जैकरमो, ये आपके फ्रांसीसी हैं। ये लगभग 4 साल भारत में रहे हैं। इनका था लेटर्स फ्रॉम इंडिया। इनके बुक का नाम क्या था? लेटर्स फ्रॉम इंडिया। इन्होंने हमारे वनस्पति समाज और ब्रिटिश शासन का विवरण किया था इसमें। ठीक है। फिर अगर हम बात करें मिशनरी और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिया गया। जैसे आपके थे अबे दबूबा, एक थे अबे दबूबा। इनकी बुक थी हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, यानी कि जो आपकी सेरेमनी होती है वो कैसे होती है, यानी कि भारतीय समाज, उनकी जाति व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं का इसमें हमें विस्तृत अध्ययन देखने को मिलता है। किसकी बुक है? अबे दबुओ की। फिर हमारे जैसे चार्ल्स ग्रांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुक बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एस्थेटिक सब्जेक्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। फिर थे आपके जॉन मैकमिल, ए मेमोरी ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत और मराठा राजनीति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर थे आपके माउंट स्टोट एल्फिंस्टोन। ठीक है। इनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी रिसर्चर यही बुक पढ़ते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास और मराठा प्रशासन का अध्ययन इसमें देखने को मिलता है। जैसे आपके ये अभी मैं आपको करवा के आई, जैसे निकोला मुक्की ने कौन सी थी? स्टोरिया द मोगोर थी। जॉन फ्रायर की कौन सी थी? द न्यू अकाउंट ऑफ ईस्ट इंडिया एंड पर्शिया थी। जॉर्ज फॉरेस्टर की कौन थी? जर्नी फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड थी। विलियम हॉक्स की कौन सी थी? ट्रैवल इन इंडिया थी। फनी पार्क्स की कौन सी थी? फनी पार्क्स की वंडरिंग ऑफ द पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चर्सक्यू थी। एमिली एडन, अप टू द कंट्री, और एडन ही थे जिन्होंने आपके गवर्नर ऑकलैंड के साथ भारत की यात्रा की थी। विस्पर हैबर, नरेटिव ऑफ द जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस इन इंडिया। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अ न्यू अकाउंट ऑफ द ईस्ट इंडीज। अबे दुबीज, अभी हम करके आए हिंदू मैनर, कस्टम्स एंड सेरेमनीज।
ठीक है। और इसके बाद का करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे समाचार पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, 19वीं 20वीं शताब्दी के। जैसे आपके अंग्रेजी के कौन कौन से समाचार पत्र थे, बंगाल गजट था, द हिंदू था, द टाइम्स ऑफ इंडिया था, द पाइनर था, अमृता बाजार पत्रिका थी। हिंदी के कौन कौन से, जैसे उदंत मार्तंड पहला था हिंदी का, भारत मित्र था, हिंदुस्तान था, प्रताप था, आज था, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।